दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मनोविज्ञान संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने संरचनावाद को पढ़ लिया है, प्रकार्यवाद पढ़ा था, उसके बाद हमने व्यवहारवाद पढ़ा और उसके बाद संज्ञानवाद हम पढ़ चुके हैं। तो 4 संप्रदाय की चर्चा हम कर चुके हैं, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद। तो 4 संप्रदाय की चर्चा हम कर चुके हैं और आज जिस संप्रदाय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गेस्टाल्टवाद। कौन सा संप्रदाय है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद। और आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की है मैक्स वर्दीमर ने। किसने की स्थापना? इसकी स्थापना मैक्स वर्दीमर। सॉरी, मैक्स वर्दीमर ने इसकी स्थापना की है। कहां पर गई थी? जर्मनी में 1912 में। 1912 में जर्मनी, यानी व्यवहारवाद से पहले ही यह संप्रदाय स्थापित हो चुका था। व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, लेकिन 1912 में ही इस संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी। यानी व्यवहारवाद से पहले ही यह संप्रदाय आ चुका था और इसकी स्थापना की है मैक्स वर्दीमर ने। और इनके जो अन्य सहयोगी है, सहयोगी जो विद्वान है, इनके सहयोगियों में नाम आता है कोहलर और कोफ्का। कोहलर और कोफ्का का नाम इनके सहयोगियों में आता है। बाकी जब हम अंतर्दृष्टि सूर्य का सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने वो सिद्धांत दिया था। लेकिन संप्रदाय की जो स्थापना की, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना की, वो की है मैक्स वर्दीमर ने। तो आप इस चीज का ध्यान में रखना, संप्रदाय की स्थापना तो मैक्स वर्दीमर ने की है, लेकिन जो अधिगम के अंतर्गत हम सिद्धांत पढ़ते हैं, सूर्य का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो वो सिद्धांत दिया था कोहलर ने। सुल्तान चिंपांजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने, ठीक है ना। और लेकिन जब संप्रदाय की बात आती है तो मैक्स वर्दीमर उसके संस्थापक हो जाते हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर इस संप्रदाय के संस्थापक है। लेकिन अधिगम में जब हम चर्चा करते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी की, तो उस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किया था कोहलर ने, ठीक है। तो यहां पर सहयोगी कोहलर और कोफ्का, बाकी स्थापना की मैक्स वर्दीमर ने 1912 में जर्मनी में ने। विकास जो किया है इस संप्रदाय का वो किया है, आगे जो विकास किया है इस संप्रदाय का, कुर्ट लेविन, वानस्वीक, रोजर बार्कर, आर.एच. छिलर। तो बाकी मुख्य रूप से तो देखिए जो गेस्टाल्टवाद जो थ्योरी है उसके अंतर्गत जो नाम आते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत, वो मुख्य रूप से नाम आता है मैक्स वर्दीमर का, कोहलर का, कोफ्का का और कुर्ट लेविन का। बाकी आगे जो इसका विकास किया था उसमें नाम आता है वानस्वीक का, रोजर बार्कर का, आर.एच. छिलर का। तो ये जितने भी विद्वान यहां पर है जो मैंने नाम लिखे हैं वो सभी गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं। कुर्ट लेविन है, ठीक है, वानस्वीक है, रोजर बार्कर है और आर.एच. छिलर। स्थापना की है मैक्स वर्दीमर ने। स्थापना की है मैक्स वर्दीमर ने। कब की थी? 1912 में जर्मनी में स्थापना की थी। कोहलर और कोफ्का इनके सहयोगी है। कौन है? सहयोगी है कोहलर और कोफ्का। बाकी जो विकास किया था आगे संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया था वो बढ़ाया था कुर्ट लेविन ने, वानस्वीक ने, रोजर बार्कर और आर.एच. छिलर। इन्होंने इस संप्रदाय के विकास में, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जितने भी विद्वान वो कहलाते हैं गेस्टाल्टवादी। और जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट शब्द है दोस्तों, गेस्टाल्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है जर्मन भाषा से। कौन सी भाषा से? जर्मन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बाकी साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी जो वर्ड होते हैं मैक्सिमम वो आए हैं या तो ग्रीक भाषा से या फिर लैटिन भाषा से, लेकिन जो गेस्टाल्ट वर्ड है वो आया है जर्मन भाषा से, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या बोल दो संपूर्णाकार। संपूर्णाकार इंग्लिश में बोलते हैं शेप, फॉर्म।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेप या फोरम। बाकी पूर्णाकार और संपूर्णाकार इसका क्या होता है, अर्थ होता है। और कौन सी भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जर्मन भाषा से। कौन सी भाषा से, जर्मन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना, मैक्स वर्दिमर कौन हो गए, इसके संस्थापक हो गए, 1912 में जर्मनी में इसकी स्थापना की थी। कोहलर और कोफ्का कौन हो गए, इसके सहयोगी, कोहलर और कोफ्का सहयोगी है। कुर्ट लेविन, वंशविक, रोजर बार्कर और आर.एस. शिलर, इन्होंने इस संप्रदाय के विकास में, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जितने भी विद्वान है वो कहलाते हैं गेस्टाल्टवादी। बाकी ये जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई जर्मन भाषा, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार, इंग्लिश में बोलते हैं फोरम या सेप। तो ये क्या हो गया, इससे सामान्य अर्थ हो गया। क्या हो गया, इसका एक सामान्य अर्थ हो गया। अगर इस संप्रदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद। तो ये संप्रदाय यह संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो है वो पूर्ण से अंश की ओर, किस पर, पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है। बल देता है। पूर्ण से अंश की ओर एक शिक्षण सूत्र भी है ये, और उस शिक्षण सूत्र का जो आधार है वो भी गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसी को माना जाता है। तो पूर्ण से अंश की ओर चलने पर यह संप्रदाय बल देता है, किस पर, पूर्ण से अंश की ओर। होल टू पार्ट, यानी जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। किस रूप में करते हैं, पूर्ण रूप से उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसकी संपूर्ण कृति पर हमारा ध्यान जाता है। बाकी जो उसके आंशिक पार्ट है उसके ऊपर ध्यान हमारा बाद में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्षीकरण कैसे करेंगे, पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्रत्यक्षीकरण करेंगे, संपूर्ण कृति को हम देखेंगे, बाद में उसको आंशिक पार्ट है उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसने किसी वृक्ष को देखा, किसी पेड़ को देखा, तो उसका जो प्रत्यक्षीकरण किया है पूर्ण रूप से उस पेड़ के रूप में उसने किया है, लेकिन बाद में जो उसकी आंशिक पार्ट है, उसकी पत्तियां है, ठीक है, उस पेड़ की जो टहनियां हैं, डालियां है, तना है, जड़ें हैं, उन आंशिक पार्टों पर बालक का ध्यान बाद में जाता है। तो ये संप्रदाय जो है पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है। नेक्स्ट है, यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण पर, किस पर, प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण होता है किसी वस्तु को हम किस रूप में देखते हैं, किसी वस्तु को हम किस रूप में देख रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई बालक है, अगर पहली बार उसने किसी आवाज को सुना, बालक ने पहली बार किसी आवाज को सुना, तो वो आवाज सुनना क्या कहलाता है, संवेदना। क्या कहलाता है, संवेदना। तो ज्ञान की जो प्रथम सीढ़ी है ना वो कहलाती है संवेदना। क्या कहलाती है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना कहलाती है। लेकिन ये जो ज्ञान होता है वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसको अर्थ नहीं मिलता है। अर्थ कब मिलेगा, अनुभव से, जब उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, जब उसको अर्थ मिल जाएगा। और प्रत्यक्षीकरण कब होगा, अनुभव से। यानी पहली बार उस आवाज सुना तो क्या कहलाएगी, संवेदना। दूसरी बार आवाज सुना, तीसरी बार आवाज सुना, चौथी बार आवाज सुना, तो वो क्या कर रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है। और उन्हीं अनुभव के आधार पर वो क्या करेगा, उस संवेदना की व्याख्या करेगा कि ये आवाज कुत्ते की है, बिल्ली की है, किसी पक्षी की है, किसी अन्य जानवर की है। तो क्या कर रहा है, वो अनुभव के आधार पर उस संवेदना की व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो गया, वो प्रत्यक्षीकरण करना कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो संप्रदाय किस पर बल देता है, प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बल देता है। नेक्स्ट है, यह संप्रदाय अंतःदृष्टि पर बल देता है। अंतःदृष्टि पर बल देता है। इनसाइट, अंतःदृष्टि पर बल देता है। अंतःदृष्टि का मतलब होता है अचानक से सूझ उत्पन्न होना, किसी वस्तु को देखकर, किसी चीज को देख करके अचानक से सूझ उत्पन्न होना कहलाता है अंतःदृष्टि। जब अंतःदृष्टि का सिद्धांत हम अधिगम के अंतर्गत पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से वहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, यह संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं के, यह संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है।
संगठन पर बल देता है, पर बल देता है। मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होगी? जितनी भी उच्च लेवल की मानसिक प्रक्रियाएं, तर्क है, चिंतन है, समस्या समाधान है, ठीक है, जितनी वैज्ञानिक खोजें कौन कौन सी हैं? तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, समस्या समाधान, स्मृति, अवबोध, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें ये किसके अंतर्गत आती है? मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो ये जो संप्रदाय किस पर बल देता है? मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है। तो चार विशेषता होगी संप्रदाय की। ये संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है, यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। सर्वाधिक जो बल देता है ना संप्रदाय, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मानता है वो मानता है प्रत्यक्षीकरण को। किसको मानता है? प्रत्यक्षीकरण के ऊपर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। तो प्रत्यक्षीकरण को बल देता है, अंतर्दृष्टि पर बल देता है, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर ये बल देता है। इसके अलावा गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के 3 प्रकार बताए हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार चिंतन के प्रकार। तो इन्होंने चिंतन के 3 प्रकार बताए, ए, बी और वाई चिंतन। ए टाइप चिंतन जो होता है वो कहलाता है उत्पादी चिंतन। कौन सा कहलाता है? उत्पादी चिंतन। बी टाइप जो चिंतन होता है वो कहलाता है यांत्रिक चिंतन। यांत्रिक चिंतन या बोल दो आंशिक उत्पादी, आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी चिंतन। आंशिक अनुत्पादी, आंशिक अनुत्पादी चिंतन। और वाई टाइप जो चिंतन उन्होंने बताया वो बताया है प्रयत्न एवं भूल सुधार वाला चिंतन। प्रयत्न एवं भूल वाला चिंतन, प्रयत्न एवं भूल चिंतन। उत्पादी चिंतन, बी टाइप चिंतन होता है यांत्रिक चिंतन या आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी चिंतन। और वाई टाइप चिंतन इन्होंने बताया प्रयत्न एवं भूल चिंतन। तो चिंतन के 3 प्रकार गेस्टाल्टवादियों ने बताए। आपको नाम ध्यान रखने, क्या ध्यान रखना? आपको नाम ओनली ध्यान रखने, बाकी ज्यादा डीपली इसके अंदर नहीं जानना है, आपको सिर्फ नाम ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए या फिर बोल दो प्रत्यक्षीकरण है तो इन्होंने कुछ नियमों की चर्चा की है। प्रत्यक्षीकरण के नियम। गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण हेतु या प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु कुछ नियमों की चर्चा की है। नंबर 1 पर आता है, पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम। समानता का नियम कहता है कि जब 2 वस्तुएं हमारे सामने होती है तो उनका प्रत्यक्षीकरण अच्छा होता है, प्रत्यक्षीकरण जल्दी होता है, यह कहता है समानता का नियम। दूसरा नियम इन्होंने बताया है निकटता का नियम। निकटता का नियम। निकटता का नियम कहता है कि समय व स्थान के नजदीक जो वस्तु जितनी ज्यादा नजदीक होगी उसका प्रत्यक्षीकरण उतना ही अच्छा होगा, उसकी संपूर्ण आकृति उतनी अच्छी बनेगी, यह कहता है निकटता का नियम। नंबर 3 पर आता है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम यानी निरंतर एक दिशा में बढ़ना। जब कोई वस्तु बार बार हमारे सामने आती है तो उसका प्रत्यक्षीकरण उतना ही अच्छा और पूर्ण रूप से होता है, यह कहता है निरंतरता का नियम। नंबर 4 पर आता है समवर्ती का नियम। समवर्ती का नियम।
समवर्ती का नियम कहता है कि जब कोई आधी अधूरी आकृति हमारे सामने होती है ना, जब कोई आधी अधूरी आकृति हमारे सामने होती है तो आधे अधूरे रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण ना करके हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं पूर्ण रूप में। कैसे करते हैं? पूर्ण रूप में। जैसे मान लीजिए यह आकृति हमारे सामने है, ठीक है, यह आकृति हमारे सामने, जैसे हम इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये तो गोला है, क्या कहेंगे? इसको गोला बताएंगे कि ये तो गोला है। ये आधी अधूरी जो आकृति है उसका हम प्रत्यक्षीकरण आधे अधूरे रूप में ना करके जब हम उसको पूर्ण रूप में इसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो कहलाता है समवर्ती का नियम। क्या कहलाता है? समवर्ती का नियम। नंबर 5 पर संपूर्णता का नियम। संपूर्णता का नियम, संपूर्णता का जो नियम है वो समवर्ती के नियम का एक पार्ट है। यानी जब कोई आधी अधूरी आकृति हमारे सामने होती है तो संपूर्ण रूप में उसको हम देखते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण रूप में उसको देखते हैं, ना कि आधे अधूरे रूप में उसको देखते हैं। तो ये कहलाता है संपूर्णता का नियम। नंबर 6 पर आता है वस्तुनिष्ठ सेट का नियम। वस्तुनिष्ठ सेट का नियम। वस्तुनिष्ठ सेट का नियम। तो वस्तुनिष्ठ सेट के नियम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट, वस्तुनिष्ठ सेट के नियम के अकॉर्डिंग यानी जब किसी आकृति का हमने पहले जो प्रत्यक्षीकरण किया था, जब कोई आकृति हमारे सामने थी उसका जो पहले जिस रूप में हमने प्रत्यक्षीकरण किया था, जब वही वस्तु हमारे सामने दोबारा आती है तो उसी रूप में हम जब उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ सेट का नियम। यानी पहले जिस रूप में उसको हमने देखा था उसी रूप में हम उसको वापस देखते हैं तो वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ सेट का नियम। नंबर 7 पर आता है आकृति पृष्ठभूमि का नियम। आकृति पृष्ठभूमि का नियम। आकृति पृष्ठभूमि का नियम कहता है कि जब किसी आकृति को हम देखते हैं, जब हम किसी आकृति को देखते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग यानी उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये 7 नियम इन्होंने दोस्तों दिए थे। बाकी आप इसके नाम आप ध्यान रखिए, ओनली क्या रखिए? ओनली इसके नाम ध्यान में रखिए। समानता का नियम है, निकटता का नियम है, निरंतरता का नियम है, समवर्ती का नियम है, संपूर्णता का नियम है, वस्तुनिष्ठ सेट का नियम है, आकृति पृष्ठभूमि का नियम है। तो 7 नियम इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दिए थे। प्रत्यक्ष का नहीं तो इन्होंने 7 नियमों की चर्चा की थी। समानता का नियम जो कि कहता है कि जब 2 वस्तुएं हमारे सामने आती है, 2 समान वस्तुएं हमारे सामने आती है तो उतना ही अच्छा क्या होता है? उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। निकटता का नियम कहता है कि जब समय व स्थान नजदीक जो वस्तु जितनी ज्यादा होगी उसका उतना ही अच्छा क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण होगा। निरंतरता का नियम कहता है कि एक ही दिशा में निरंतर रूप से चलना, यानी जब कोई वस्तु बार बार हमारे सामने आती है, बार बार हमारे सामने आती है उसका प्रत्यक्षीकरण उतना ही अच्छा और पूर्ण रूप से होता है। समवर्ती का नियम कहता है कि जब कोई आधी अधूरी आकृति हमारे सामने होती है ना, जब आधी अधूरी आकृति हमारे सामने होती है तो उसको आधे अधूरे रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण ना करके क्या करते हैं? हम उसका पूर्ण रूप में उसका क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। संपूर्णता का नियम जो कि समवर्ती के नियम का एक पार्ट है, संपूर्णता का जो नियम है वो समवर्ती के नियम का एक पार्ट है। संपूर्णता के नियम के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो पूर्ण रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ना कि आधे अधूरी आकृति के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे। वस्तुनिष्ठ सेट का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जब वस्तु को हम देखते हैं तो पहले जिस रूप में हम उसको देखा था उसी रूप में उसका क्या करते हैं? हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। आकृति पृष्ठभूमि का नियम। आकृति पृष्ठभूमि के नियम के अकॉर्डिंग यानी जो आकृति हमको दिखाई दे रही है तो उसकी पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं। तो ये कहलाता है आकृति पृष्ठभूमि का नियम। तो ये कुछ नियमों की चर्चा गेस्टाल्टवादियों ने की थी, तो ये नियम आपको दोस्तों ध्यान में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये नियम। ठीक है, समानता का नियम है, निकटता का नियम है, निरंतरता का नियम है, समवर्ती का नियम है, संपूर्णता का नियम है, वस्तुनिष्ठ सेट का नियम है और आकृति पृष्ठभूमि का नियम है। इसके अलावा चिंतन के 3 प्रकार इन्होंने बताए। ए टाइप चिंतन, उत्पादी चिंतन, बी टाइप यांत्रिक चिंतन या बोल दो आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी चिंतन, और वाई टाइप चिंतन इन्होंने बताया प्रयत्न एवं भूल सुधार वाला चिंतन। और इन्होंने कुछ विशेषता ही संप्रदाय की थी कि यह संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है। किस पर बल देता है? होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। जब किसी वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो पूर्ण रूप से उसको देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं, बाद में आंशिक रूप से उसके जो आंशिक पार्ट है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर चलने पर यह बल देता है। यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण में बल देता है। सर्वाधिक बल इन्होंने जो दिया है वो दिया है प्रत्यक्षीकरण के ऊपर। ठीक है, किसी वस्तु को हम किस रूप में हम देखते हैं तो उसके ऊपर इन्होंने बल दिया है। और इन्होंने प्रत्यक्षीकरण हेतु 7 नियमों की चर्चा की थी जो हमने पढ़ा था, तो 7 नियम भी इन्होंने दिए थे प्रत्यक्षीकरण के लिए। तो प्रत्यक्षीकरण के ऊपर इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है, प्रत्यक्षीकरण को सर्वाधिक बल दिया है, सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है।
इसके अलावा यह संप्रदाय अंतर्दृष्टि पर बल देता है। अंतर्दृष्टि मतलब अचानक से कोई सूझ उत्पन्न हो जाना, कोई समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाना, वो कहलाता है अंतर्दृष्टि। जो हम जब अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम इसकी। यह संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं संगठन बल देता है। जितनी मानसिक प्रक्रियाएं, समस्या समाधान है, चिंतन है, तर्क है, अवबोध है, स्मृति है, कल्पना, जितनी भी मानसिक समस्याएं, जितनी मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक शक्तियां है, वैज्ञानिक खोजें हैं, उनके संगठन के ऊपर यह संप्रदाय क्या देता है? बल देता है। बाकी स्थापना इसी की थी मैक्स वर्दीमान ने, कब की थी? 1912 में जर्मनी में इसकी स्थापना की थी। सहयोगी हो गए कोहलर और कोफ्का, कुर्ट लेविन, वंशविक, रोजर बारकर, आर.एस. शिलर। क्या है? इसके विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थापना की थी मैक्स वर्दीमान ने, सहयोगी कोफ्का और कोहलर हो गए। बाद में इस संप्रदाय जो आगे बढ़ाया उसमें नाम आता है कुर्ट लेविन का, वंशविक का, रोजर बारकर का, आर.एस. शिलर का। बाकी मुख्य रूप से जो गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं ना, वो चार उसमें नाम आता है, मैक्स वर्दीमान, कोफ्का, कोहलर और कुर्ट लेविन। बाकी जो अन्य जो विद्वान है वंशविक, रोजर बारकर, आर.एस. शिलर भी गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने भी इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा से ये शब्द आया है। कौन सी भाषा से शब्द आया है? जर्मन भाषा से शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार। इंग्लिश में बोलेंगे सेफ या फोरम। तो दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही। बाकी जो संप्रदाय हमारे बच गए, मनोविश्लेषणवाद है और अन्य जो संप्रदाय है, उनको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।